हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हमारे अतीत जो सेकंड बुक है हम लोग उसको देख रहे हैं। और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हमारा जो है चैप्टर चल रहा था राजा और उनके राज्य को हम लोग आपका देख रहे थे। तो 7वीं शताब्दी से देखना था और बेसिकली 7वीं से जो 12वीं शताब्दी के बीच जो भी कुछ शासन करने वाले राजवंश आए हैं उनको हम देख रहे थे। तो हमने कश्मीर का थोड़ा राजवंश के बारे में देखा, मुल्तान, इंद्रप्रस्थ यानी कि आपके दिल्ली के जो आपके चौहान थे, यही आपका राजस्थान में भी राजपूतों के रूप में शासन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में जो आपको गुर्जर और दो उन्हीं की शाखा थी गुर्जर प्रतिहार की, आपका बेसिकली आपका चंदेल वंशावली जो आपको खजुराहो पर शासन कर रहे थे। और जो आपके परमार थे वो भी इन्हीं से संबंधित थे, इनके आपके संबंधी थे। उधर राष्ट्रकूट और आपका मैखुरी जो थे ये शासन कर रहे थे। उधर चोल चेल और आपके जो पांडियन थे ये लोग भी आपका काम कर रहे थे। तो इनको हमने देख लिया था, इन पर हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। ठीक है, इन सभी को हम लोगों ने अच्छे से देखा और परिचय हमने किया इनका। ठीक ठीक है, ये हुआ। अन्य राजवंशों का उदय, राजवंशों का क्या उदय हुआ, कैसी उनकी स्थिति रही उदय में, इस पर भी हम अपना महत्वपूर्ण जो प्रकाश है आपका डालेंगे। ठीक, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और महत योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने महत या सामंत के रूप में मानते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके द्वारा उनमें हाजिरी लगाने, उन्हें सैन्य सहायता दें, उन्हें अधिक सत्ता और संपदा हासिल करें और आपका महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी हमें आपके रूप में दिखाई दे। इन सब चीजों को आपका आपने देखा। ठीक, ये आपको देखना है। और कह रहे हैं कि इन सभी राज्यों में उत्पादक अथवा किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पाद का हिस्सा त्यागने के लिए और बाध्य किया जाता था। तो इन सब चीजों को हमने देख लिया। और प्रशस्तियां क्या होती थी, राजा कैसे अपने प्रशंसा में प्रशस्तियों को लिखवाते थे, इसके विषय में हमने देख लिया था कि उनको प्रशस्तियां क्या थी। ठीक, अब कुछ युद्ध थे जो आपके युद्ध के लिए धन के लिए होते थे, उनको हम लोग देखें। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश के आधार पर कई क्षेत्र विशेष था, पूरे दूसरे क्षेत्रों में भी इनका नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से आपका वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ठीक, और गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के वंशक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते थे। कैसा रहा? कन्नौज को नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों को प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। कैसे करते हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसके लिए जब वो एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे तो आपका मंदिरों को भी अपना निशाना बना देते। यानी कि जब भी कोई भी लुटेरा भारत में आया, चाहे वो सत्ता स्थापित करने के लिए आ रहा है या वो संसाधन को लूटने के लिए आ रहा है, उसका जनता के साथ साथ राजा के जो आपका साम्राज्य के साथ साथ उसका जो आपका अहम जो आपका पड़ाव था वो मंदिर हुआ करते थे। क्योंकि वो जानता था
कि भारत के मंदिर संपदा आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हैं। वहाँ सोने के घंटे, सोने के सिक्के, सोने की मूर्तियां, अष्टधातु की मूर्तियां और बड़े-बड़े सोने के पंडाल लगे होते थे। उनको लूटकर वो अपना निशाना बनाते थे ताकि वो धन संपदा को बहुत आसानी से इकट्ठा कर ले। इसलिए आपने देखा होगा महमूद गजनवी जैसा लुटेरे ने भी आपके स्वर्ण मंदिर यानी कि सोमनाथ जो आपका सोने का बना था उसको भी लूटने का प्रयत्न किया था। अब देखिए कह रहे हैं कि जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न थे। अफगानिस्तान के गजनी के महमूद एक ऐसा शासक था, उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित था, यानी कि और दूसरे धर्म के लोगों के ही मंदिरों को तोड़ता था, तो वो आपका पूर्वाग्रही था। उन्हें 17 बार यानी कि 1000 से लेकर 1025 पर हमला किया। ये 2 टाइम पीरियड है, यानी कि 25 सालों में उसने 17 बार हमला किया। उसने अपना संपन्न मंदिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था। महमूद ने जो धन लूटा उसको बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी बनाने का निर्माण में खर्च किया। जितना यहाँ से लूट कर गया, उन्होंने क्या कहा, मैं क्या बनाऊंगा, मैं एक बहुत बड़ी वैभवशाली अपनी कैपिटल यानी कि अपनी राजधानी बनाऊंगा। और उसमें उसको खर्च करने का उसने निर्णय भी किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी थे, जो बाद में चौहाने के रूप में जाने लगे, चौहान के रूप में। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर आपका शासन करते थे। उन्हें पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्होंने गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गायकवाड़ों से टक्कर लेनी पड़ी। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1668 से लेकर 1692, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगानिस्तान शासकों को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1192 में उनके हाथों ही हार गया। सोचिए, पहले हराया, फिर बाद में आपका उन्हीं से हार गया पृथ्वीराज शासक, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने एक गलती की थी। जब पहली बार महमूद गोरी को पकड़ता है तो उसको युद्ध में मारते हुए छोड़ देता है। तो पूछता है कि महमूद गोरी बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो महमूद गोरी बोलता है जैसे एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता है। इस बात से प्रसन्न होकर उसको छोड़ देता है और तराइन की सेकंड लड़ाई में वो उसको मार देता है। तितक लड़ाई में क्या है, तितक लड़ाई में लड़ी और फिर वो अफगान शासक थे 1991 में हार जाता है, लेकिन दूसरे साल ही वो उसको मारता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को ये अंदेशा नहीं था कि उसकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त है। वो रहता कि मैंने हराया तो है ही इसे, अब मैं आपका निकलूंगा। तो एक बार देखिए कैसे युद्धों का दौर आपका चला, कैसे धनों के लिए युद्ध हुए, कैसे गुर्जर प्रतिहार पास्टों तक उन्होंने नियंत्रण किया। देख लिया इस तरीके से मंदिरों को लूटा गया, मंदिरों को अपना निशाना बनाया। देखिए कहाँ का मंदिर लूटा था महमूद गोरी ने। देख लिया। अब ये देखिए, ये आपका युद्ध है महमूद गोरी का और पृथ्वीराज चौहान। कभी भी हमें इस पूरी कहानी से पता चलता है, कभी भी अपना दुश्मन कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उसको कमजोर नहीं मानना चाहिए। नहीं तो दिल्ली पर जहां गुर्जर प्रतिहास के चौहानों का शासन था, वहां आपका दिल्ली सल्तनत आ गई। और इसी महमूद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और यहाँ से पड़ेगी गुलाम वंश की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चोल राज्य नजदीक से एक नजर। अब हम चोल राज्यों को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक बार वापस मैप पर चलेंगे और चोल को देखेंगे हम लोग। पहले पेज पर ही हमको पहुंचना पड़ेगा। ये हैं चोल। मैं वापस दिखा देता हूँ चोल चेल पांड्य को, जहां कावेरी नदी इनके बीच में सीमा बनाती है। ये है चोल साम्राज्य। देख लिया। अब इनकी बात हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने कहाँ की बात करी थी? ये हैं दिल्ली के चौहान, इनकी बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए। उरैयूर से तंजावुर तक
चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कह रहे चोल वंश सत्ता में आया कैसे? कावेरी डेल्टा के मुहाने से प्रसिद्ध एक छोटी मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के एक पल्लव राजा के महंत थे। उरैयार के चोलीय वंशीय प्रमुख चीन मुखिया विजयपाल ने 9वीं सदी के मध्य में मिटियारों को हराया था। इसे हराया, मिटियारियों को हराया। उन्होंने तंजावुर शहर में निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। निशुम्भ सूदनी का मंदिर बनवाया था किन्होंने? चोलों ने। अब देखिए, ये थोड़ा हमको दक्षिण भारत की एक व्यवस्था दिखाई दी। अब अभी देखेंगे जो बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों के पड़ोसी इलाकों को जीता और अपने क्षेत्र को फैलाया। शक्ति दोनों रूप में बढ़ती गई। दक्षिण और में उत्तर की ओर पांडियन और पल्लव इसके क्षेत्र का हिस्सा बने। अगर साउथ में चले, साउथ और नॉर्थ में, तो साउथ में मिले पांडियन और उत्तर में मिले आपके पहलव, जिनको हम पल्लव भी कहते हैं। ये इसी राज्य का हिस्सा बने। राजराज प्रथम, जो कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 1995 में वो राजा बन गया। उसी ने इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया। उन्होंने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। पृथ्वीराज के ने पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीति को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रदेशों पर हमला किया और इनके लिए आपका उन्हें एक जल सेना बनाई। तो अगर आपको सबसे पूछें कि भारत में चाहे गंगा घाटी हो, चाहे आपका श्रीलंका का हो, तो सबसे पहले देखिए, राज का पुत्र था राजेंद्र प्रथम। उसने नीति जारी करी और साउथ की तरफ उसने ये क्या बनाई? आपकी जल सेना बनाई। तो सबसे पहले चोलों के पास, जो चोल वंशावली है, चोलों के पास क्या थी? चोलों के पास ये क्या थी? आप देखेंगे सबसे पहले जल सेना। चोलों के पास ही सबसे पहले जल सेना थी। ये आपको ध्यान, ठीक? क्या था? चोलों के पास सबसे पहले जल सेना थी। देखिए, तो ये है चोल, ये है चेर, और यहाँ है पांडियन। ये है मदुरई, पांडियन की कैपिटल। ये तंजावुर है, गोडोईकोल चोलपुरम है, ये कांची है, ये बनबसी है, ठीक? ये दक्षिण भारत के आपके कुछ राज्य हैं। ये मैंने दिखाया, जैसे कि चालुक्य हो गए, बादामी के चालुक्य कहा जाता है, कारकर्णीय हो गए, कादम्बी बादामी हो गए, कायतानी वंश के हो गए, बैंगी के हो गए। ये सब आपके इधर के दक्षिण भारत के वंशावली है, जो वंश। चलिए, देख लिया। अब थोड़ा सा यहाँ देखने के बाद तो सबसे बड़ी बात, चोल वंश कैसे आया? जो कावेरी का डेल्टाई रीजन था, वो कैसे होता है? आपका फर्टाइल होता है, और यही फर्टाइल की वजह से ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं। जहां उत्पादन अधिक होगा, वहां राजस्व की व्यवस्था होगी और वो क्षेत्र उतना ही समृद्ध और शक्तिशाली होता चला जाएगा, ठीक? और इन्हीं को हम लोग आपका देखते हैं कि किस तरीके से हमारा शासन प्रशासन चलता है। देख लिया। और दक्षिण भारत में क्या स्थिति है, किस तरीके से है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। भव्य मंदिर और बाप की कांस्य मूर्ति। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजौर और गंगाई कोडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से
एक कैसे हैं आपके चमत्कार है। ये देखिए कैसे दिखाई देंगे बिल्कुल आपका। ये गंगा यचोटकरम का पूरा मंदिर है और आप इस मंदिर को देखेंगे, ये इसका आधार है। और देखिए कितना अद्भुत मंदिर है, ये विमान नुमा मंदिर है। और आप इसकी इमेजों को, जो आपका नक्काशी की गई है पत्थरों को, अगर आप इनको देखते हैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से आपको ये सारी चीजें दिखाई देख लिया। अब देखिए कौन सा मंदिर है, गंगाई कोड चोलपुरम। ये गंगाई कोड चोलपुरम का मंदिर है। छत को जिस तरह से क्रम से पतली की गई है ये आपको दिख रहा है। उसके बाहरी कोने को सजाया गया है, पत्थरों की प्रतिमाओं को अलंकृत किया गया है और ये आपको यहाँ अच्छे से दिखाई देगा। देख लिया। चलिए अब देखिए, चोल मंदिरों को अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। जहाँ चोल मंदिर हैं उन्हीं के आसपास बहुत सारी चीजें के विकसित होने की वाली जो बस्तियां हैं वो आपकी बन गई। शिल्प उत्पादन के केंद्र थे ये मंदिर। शासक और अन्य दोनों लोगों द्वारा बनाई गई संपदा में होते थे। इस भूमि की उपज उन विशेषज्ञों का निर्धारण करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृत्यकार इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्टता थी कि कांस्य मूर्ति बनाने का काम था। देखिए चोलों में जो था ना, एक और बहुत अच्छा एक इनके यहाँ चीजें होती थी। इनके यहाँ जो था ना, कांस्य की मूर्ति बनती थी, कांस्य की प्रतिमा। प्रतिमा क्या बनती थी, जो कांस्य है उसकी प्रतिमाएं बनती थी। ठीक, चोल कांस्य प्रतिमा संसार का सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में गिना जाता है। जो सबसे श्रेष्ठ हैं उनमें आपका उनको ऐड ऑन करते थे, उनकी काउंटेबिलिटी होती थी और उन्हीं को आपका गिनते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ज्यादातर प्रतिमा देवी देवताओं की होती थी, देवी देवताओं की ही हम लोग आपका प्रतिमा बनाते। कुछ प्रतिमा आपका भक्तों की भी बनाई जाती थी, यानी कि प्रतिमा किसकी थी, देवी देवताओं की भी थी और कुछ जो उनके भगत थे उनकी भी होती थी। ठीक है, तो एक प्रतिमा का एग्जाम्पल जो है मैं आपके सामने दिखाना जा रहा हूँ। ये देखिए, ये उस जमाने की बनी हुई प्रतिमा है। ये देखिए आपके सामने प्रतिमा है जो कांसे की प्रतिमा। देखिए कितनी सुंदर और अलंकृत कर ये प्रतिमा बनाई गई है। सबसे पहले आप सर से लेकर देखिए किस तरीके की डिजाइन किया गया है और कानों में किस तरीके से आपके कुंडलों को पहनाया गया है और गले में किस तरह के जो आभूषण हैं उनको भी आपका दिखाया गया है। इस प्रतिमा के माध्यम से आप उनको अच्छे से देख सकते हो और किस तरीके से वस्त्रों को अलंकृत, हाथों में आपकी चूड़ियां और रिंग वगैरह जो अंगूठी है उनको पहनाकर यहाँ आपका इसमें सब चीजों को बड़े अच्छे से अलंकृत किया गया था। तो ये सारी चीजें कहाँ बनती थी, जो आपके चोल थे उन चोलों में ये सारी चीजें आपका प्रचलित थी। ठीक, चोलों में ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती थी और पाई जाती थी। चलिए देख लें, तो ये चोल प्रतिमा का उत्कृष्ट रूप है। एक बार पीछे जितना हमने चोल साम्राज्य को पढ़ा है
और जितना हम लोगों ने देखा है, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी, किसी कोई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि कक्षा हमारी समाप्त होने जा रही है। अगर कोई डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देख लिया, एक बार हम वापस ये पूरा क्षेत्र है उनका, कहाँ कहाँ पर दक्षिण भारत में राज्य थे उनको हमने देख लिया, और कैसे एक मंदिर है जो भव्यतापूर्ण है, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।